दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, अब यह तकरीबन स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के खिलाफ तो आंदोलनरत है ही, साथ ही वह मनरेगा की वापसी और उसकी जगह थोपे गए तथाकथित विकसित भारत जी राम जी कानून को खारिज करवाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन चलाने की लिए कमर कस रही है। इसके लिए पहला कदम उठा लिया गया है। आज कांग्रेस कार्य समिति में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। उन्होंने संकल्प किया कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मनरेगा पर ठोस योजना बनाएं, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करें। ये लड़ाई हम जीतेंगे। यह इस कठिन हालत में देश भर के कमजोर लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। खड़गे जी ने कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि मनरेगा पर एक्शन प्लान और दूसरे अहम मसलों पर अपने सुझाव संक्षेप में भेजिए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपने कई पोस्टों और बयानों में मनरेगा की जगह लाए गए कानून का बहुत कड़ा विरोध किया है। राहुल का कहना है कि यह विधेयक ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के जरिए मिलने वाली रोजगार अधिकार गारंटी खत्म करके इस योजना को नए रूप में दिल्ली द्वारा नियंत्रित योजना में पतित कर देगा। राहुल दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएगी और इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। राहुल ने इसे ग्रामीण गरीबों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर हमला करार दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने समय समय पर कई राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर ऐसे बयान दिए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे या उनके लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनकी कुछ बातें तो एकदम भविष्यवाणी जैसी साबित हुई हैं। मसलन 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले ही राहुल गांधी ने अदानी ग्रुप की तेज बढ़ोतरी को बुलबुला करार दिया था। उनका कहना था कि यह बुलबुला फूटने वाला है। पहले राहुल की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, अदानी के शेयरों में भारी गिरावट आने लगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा भी कि राहुल की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई है। राहुल की बातें सही होने का एक और उदाहरण है। राहुल गांधी लंबे अरसे से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। इसके जवाब में भाजपा वाले कहते थे कि जातिगत जनगणना देश को बांटने वाली मांग है। इस पर राहुल ने संसद के बाहर और भीतर जोर देकर कहा था कि देख लेना, सरकार को मेरी यह मांग माननी ही होगी। 2025 में सरकार ने आखिरकार इस मांग को मान लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। यह राहुल और कांग्रेस द्वारा चलाई गई मुहिम से पैदा हुए दबाव का नतीजा था। यह सबसे करीबी उदाहरण है जहां विपक्षी दबाव से सरकारी नीति प्रभावित होते हुए दिखी। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव से पहले कहा था कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मोदी ने बहुमत खो दिया और अगर वे 78 सीटों का फर्जीवाड़ा न करते तो वे चुनाव हारने से केवल एक कदम दूर रह गए थे। दोस्तों, कांग्रेस की मौजूदा योजना की खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस मनरेगा की वापसी के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन को केवल अपनी पार्टी के कार्यक्रम के तौर पर नहीं देख रही है। वह कहती है कि इसके लिए एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाएगी वो। इसका दूसरा पहलू यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय मोर्चा केवल राजनीतिक दलों का नहीं होगा। ये कोई इंडिया गठबंधन जैसा मोर्चा नहीं होगा। इसमें पार्टियों के अलावा अन्य संगठनों को जो चुनाव नहीं लड़ते या चुनाव लड़ते भी हैं तो उनकी छवि चुनावबाज पार्टी के तौर पर नहीं है, उनको भी एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। अर्थात कांग्रेस के साथ-साथ इस सवाल पर किसान संगठनों, मजदूर संगठनों और नागरिक समाज के अन्य संगठनों को भी एकजुट किया जाएगा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह अपने तरह की अकेली कोशिश होगी। अगर यह कामयाब हो गई, तो मोदी सरकार के खिलाफ यह गेम चेंजर हो सकती है। इसी तरह की एक बड़ी कोशिश मोदी सरकार के खिलाफ तब हुई थी जब उसने 3 काले कृषि कानून पारित किए थे और किसानों ने इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करके दिल्ली को 3 तरफ से घेर लिया था। जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, अन्य संगठन भी इसके साथ जुड़ते चले गए। राजनीतिक दल भी इसके समर्थन में आ गए। ट्रेड यूनियन संगठनों ने भी इसका साथ देने का फैसला किया।
इस अनुभव के आईने में देखा जाए तो लगता है कि मनरेगा के सवाल पर चलाए जाने वाले आंदोलन को उस अत्यंत सफल किसान आंदोलन से मिले तजुर्बे के आधार पर ही कल्पित किया जा रहा है। बस फर्क यह है कि उस आंदोलन की शुरुआत किसान संगठनों ने की थी और इसके लिए शुरुआती पहलकदमी कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस करती हुई दिखाई पड़ रही है। यह एक और बात ध्यान में रखने वाली है, जो कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को चलाने की संभावनाओं को और उज्जवल कर देती है, कि कांग्रेस के साथ पिछले दिनों कुछ ऐसे संगठनों का जुड़ाव भी हुआ है, जो देहाती इलाकों में भूमिहीन श्रमिकों के बीच सक्रिय हैं। हम जानते हैं कि मनरेगा वैसे किसानों को लाभ नहीं पहुंचाता था, जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली घेरने का आंदोलन किया था, बल्कि मनरेगा मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाला कानून था, जिसके तहत मनरेगा में उन्हें इस बात की गारंटी मिलती थी कि उन्हें साल में 112 दिन का श्रम तो मिलेगा ही मिलेगा, का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर यह रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसके बदले उन्हें मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इसलिए अगर मनरेगा के सवाल पर आंदोलन चलाना है तो उस आंदोलन में ऐसे संगठनों की भागीदारी जरूरी है जो कि ग्रामीण कृषि मजदूरों के बीच में काम करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ पिछले दिनों शायद कुछ ऐसे संगठनों का जुड़ाव भी हुआ है, जो देहाती इलाकों में भूमिहीन श्रमिकों के बीच सक्रिय हैं। इनमें एक प्रमुख संगठन है सीपीआई एमएल लिबरेशन, जो बिहार में, खासतौर से मध्य बिहार में, बिहार प्रदेश किसान सभा के गठन के लिए जाना जाता है। बिहार प्रदेश किसान सभा एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, जो ग्रामीण भूमिहीन किसानों को सर्वहारा की रूप में देखती है और उसको अपनी सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की जो योजना है, उस योजना के केंद्र में रखती है। बिहार प्रदेश किसान सभा एक विशाल संगठन है। अगर और इस संगठन के सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, उनकी राहुल गांधी के साथ में निजी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। अगर ऐसे संगठन, सीपीआई एमएल लिबरेशन और बिहार प्रदेश किसान सभा ऐसे संगठन मनरेगा की वापसी के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर एक बड़ी राजनीतिक पहलकदमी ले पाए, तो इस आंदोलन के प्रबलता प्राप्त करने और कामयाब होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। पहली नजर में ही साफ लगता है कि शायद ही कोई पार्टी इस सामूहिक आंदोलन में शामिल होने से परहेज करेगी। मेरा तो मानना है कि सीपीआई और सीपीएम और दूसरे वामपंथी संगठन भी इस आंदोलन में उत्साह से भाग लेंगे। इसलिए इस आंदोलन को केवल इंडिया गठबंधन की सीमाओं में देखना उचित नहीं है। ये दरअसल इंडिया गठबंधन से परे जाकर एक ज्यादा बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक गोलबंदी की संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि मनरेगा यूपीए सरकार का ऐसा ऐसा दूरदर्शी कदम था जिसे पूरे विश्व ने सराहा। उन्होंने बताया कि जब वे श्रम मंत्री थे और G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों में जाते थे, तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों ने उनसे इस योजना की बहुत तारीफ की थी। खड़गे ने कहा कि वे स्वयं इस बात के गवाह हैं। मुझे तो लगता है कि शायद इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से कि कांग्रेस काफी कुछ इस मामले के ऊपर कमर कस चुकी है, तैयारी कर चुकी है मानसिक रूप से, और अगर वो इसकी गोलबंदी के लिए निकलती है तो ये गैर भाजपा विपक्ष की राजनीतिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा, जब गरीब देहात के गरीब किसानों के हितों के लिए भारत की तमाम राजनीतिक शक्तियां और नागरिक समाज की शक्तियां, ट्रेड यूनियन शक्तियां और किसान संगठन एकजुट होंगे। दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को बंडलापल्ली, आंध्र प्रदेश में सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा की शुरुआत की थी। इस योजना ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल डाला। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना। इससे पलायन रुका, गांवों को अकाल भूख और शोषण से राहत मिली। इस योजना ने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और भूमिहीन किसानों को भरोसा दिया कि गरीबी से जंग में सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। आज भारत में गरीबी से मुक्ति पाई एक पूरी पीढ़ी मौजूद है, जो मनरेगा की बदौलत स्कूल पहुंची, पढ़ी लिखी और उसे सम्मान से जीने का कम से कम अवसर तो प्राप्त हुआ। इस योजना को देखकर इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के
योजना की इन संभावनाओं को देख और उनके असर को देखकर ही इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर समर्पित किया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन किए हुए, बिना कोई मूल्यांकन किए हुए, राज्यों से या राजनीतिक दलों से बिना कोई सलाह-मशवरा किए हुए इस योजना को खत्म करके एक नया कानून थोप दिया। ये बिल्कुल वैसा ही काम है, जैसा 3 काले कृषि कानूनों को थोपकर मोदी सरकार ने किया था। खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। इसका पुरजोर विरोध देश के हर कोने में होना चाहिए। इससे पहले जनवरी 2015 में जब मोदी सरकार ने कारपोरेट हितों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून बदला, तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार को उस वक्त भी पीछे हटना पड़ा था। फिर जून 2020 में लॉकडाउन के बीच मोदी ने अध्यादेश लाकर 3 काले कानून थोपे। संसद में विपक्ष के विरोध के बाद भी कानून तो पास हो गया, लेकिन खड़गे ने याद दिलाया कि इसके विरोध में आंदोलन कर रहे 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी। सरकार ने कीलें बिछाई, पानी की बौछारें चलाई, उनका दमन किया, लेकिन किसान डटे रहे और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगते हुए कानून वापस लेने पड़े। इन काले कानूनों की वापसी की भविष्यवाणी राहुल जी ने बहुत पहले ही कर दी थी। हाल ही में उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की है कि मोदी सरकार को दोबारा मनरेगा बहाल करना पड़ेगा। खड़गे ने कहा कि पिछले 76 सालों में संविधान ने देश के नागरिकों को सिखा दिया है कि कोई भी तानाशाह उनका अधिकार नहीं छीन सकता। दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति का स्वर इस बार काफी जुझारू था। कार्य समिति ने स्वीकार किया कि वह एक ऐसे समय पर भविष्य की रणनीति बनाने के लिए मिल रही है जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ से गंभीर चोटें हो रही हैं। समिति की बैठक में नए आंदोलनकारी चरण में जाने से पहले अपने संगठन का कील कांटा दुरुस्त करने की प्रबल इच्छा दिखाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया कि 1 साल पहले बेलगावी, कर्नाटक में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। अब तक देश के करीब 500 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूर्व हो चुकी है। अगले 120 दिनों में बाकी जिलों में भी यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पर बात केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। खड़गे ने कहा कि हमें प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय, जवाबदेह और जुझारू बनाना होगा। अप्रैल-मई 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की तैयारियां जारी हैं। कांग्रेस संगठित होकर पूरी एकता से चुनाव लड़ेगी, तभी लोकतंत्र को ताकतवर बना सकती है। अध्यक्ष के भाषण के बाद जब संगठन के प्रश्न पर चर्चा हुई, तो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक खास बात कही। दिग्विजय सिंह ने इस बैठक में पार्टी के अंदर सत्ता के केंद्रीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि संगठन में सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। प्रदेशों में अध्यक्ष तो बनाए जाते हैं, लेकिन कमेटी का गठन नहीं किया जाता। जाहिर है कि अगर दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं की बात पर ध्यान देकर संगठन के पुनर्गठन का काम आगे बढ़ाया गया, तो कांग्रेस आंदोलनकारी चरण में पहुंचने से पहले अच्छी खासी तैयारी कर लेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पैदा हुई गंभीर चिंता को भी रेखांकित किया। उसने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची समझी साजिश है। समिति ने याद दिलाया कि राहुल जी ने बार बार तथ्यों और उदाहरणों के साथ वोट चोरी का प्रमाण देश के सामने रखा है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत जग जाहिर हो चुकी है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस और विपक्ष के वोटरों के नाम न काटे जाएं। समिति ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से गरीब और कमजोर तबकों के लोगों को, खासतौर से दलित, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के नाम नहीं कटने देने हैं। नहीं उन्हें दूसरे बूथों में ट्रांसफर करने दिया जाना चाहिए। इसके लिए जो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं, उनको अपने हाथ में मतदाता सूची लेकर घर घर जाना पड़ेगा। 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी अभी से एकजुट होकर मतदाता सूचियां लेकर तैयारी में लग जाना चाहिए। एक इस तरह का संकल्प और आह्वान भी कांग्रेस कार्य समिति में किया गया। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तौर से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा
और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।